हेलो 11th क्लास। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टेस्ट हो चुका है और आप लोगों ने उसमें काफ़ी रिस्पॉन्स भी दिया है। तो आज हम इसी टेस्ट पर चर्चा करेंगे कि उसका आंसर क्या है और क्यों है। पहला क्वेश्चन है, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। यहाँ आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाती है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान का निर्माण किसने किया, और एक ये क्वेश्चन है कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आपके पंडित नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो यहाँ आपका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर, आंसर बी। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है, जब आप लोगों से ये पूछा जाए कि संविधान का निर्माण किसने किया, तो आपका आंसर होगा संविधान सभा ने, क्योंकि हमारी एक संविधान सभा का गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था, और उसी संविधान सभा जिसमें हमारे बहुत सारे मेंबर्स थे, ठीक है, उन सब ने मिलकर इस संविधान का गठन किया था, संविधान को बनाया था। लेकिन जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर आएगा बी आर अम्बेडकर। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे संविधान का खाका तैयार किया था वो प्रारूप समिति ने किया था, और हमारे संविधान के अधिकतर जितने प्रावधान है, अनुच्छेद हैं, उन सबको संविधान में लाने में, संविधान में शामिल करने में सबसे बड़ा योगदान क्योंकि बी आर अम्बेडकर का रहा था, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसीलिए उन्हें कहा संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान के अधिकतर पोर्शन को बनाने में उन्होंने अपना मुख्य योगदान दिया था। ठीक है, तो संविधान का निर्माण किसने किया, जब आप लोगों से ये पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा, संविधान सभा। और जब ये पूछा जाए कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा आपका बी आर अम्बेडकर। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, असत्य यानी गलत है। एक, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत चुनाव, सी, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव, और डी, प्रांतों से 292 सदस्य और देशी रियासतों से 93 सीटें ली गई थी। अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि हमने अपने कल के टेस्ट के बाद जो चर्चा की थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान सभा में दो जगह से प्रतिनिधि लिए गए थे, एक तो प्रांतीय विधानसभाओं से और दूसरे देशी रियासतों से। ठीक है, तो और इनका जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। जनता ने इनको प्रत्यक्ष रूप से, जैसे आज हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, वैसे जनता ने इनका चुनाव नहीं किया था। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। तो हमारा जो ये कथन है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, ये बिल्कुल असत्य है, ये गलत है। संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, और ये 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत चुनाव हुआ, ये बिल्कुल सही कथन है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और हम देखते हैं कि प्रांतीय विधानसभाओं से इसमें 292 सदस्य लिए गए थे और देशी रियासतों से 93 सीटें ली गई थी। प्रांतों से जो 292 सदस्य लिए गए थे, उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अंतर्गत किया था। ठीक है, और देशी रियासतों से उनकी परामर्श से 93 सदस्यों को लिया गया था। तो हमारा कौन सा कथन इसमें असत्य होगा, आंसर ए। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों हिंदू, मुस्लिम और सिख में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। आपको बताना है कि यह कथन सही सत्य है, हाँ, नहीं या कह नहीं सकते। देखिए, संविधान सभा में जो प्रांतों से यानी 292 सदस्य लिए गए थे, वह मुख्य रूप से 3 समुदायों में उन सीटों को बांटा गया था उनकी जनसंख्या के अनुपात में। उन प्रांतों को हिंदू, मुस्लिम और सिख वहां से प्रतिनिधि लिए गए, और जितनी सीटें थी वो उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से उतनी सीटों को इन समुदायों में बांट दिया गया था। ठीक है, इन समुदायों से जितने भी जैसे हिंदू बहुल लोग थे, हिंदू लोग की जनसंख्या में जितने अनुपात में थे उतने अनुपात में हिंदू प्रतिनिधि लिए, जितने अनुपात में मुस्लिम जनसंख्या थी उसी अनुपात में मुस्लिम सदस्यों प्रतिनिधि लिए, और जितनी जनसंख्या में जिस अनुपात में सिख लोग थे उसी अनुपात में सिख प्रतिनिधि लिए गए थे। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों हिंदू, मुस्लिम और सिख में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। ठीक है, तो ये कथन सत्य है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया गया। ए, प्रत्यक्ष रूप से, बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, सी, वायसराय के द्वारा,
और चौथा कांग्रेस के द्वारा। यहाँ मैंने जैसे अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव हो या देशी रियासतों से लिए गए प्रतिनिधियों का चुनाव हो, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। जनता ने इन्हें सीधा नहीं चुना था, बल्कि 1937 में जो चुनाव हुए थे उसके तहत जो प्रांतीय विधानसभाएं बनी थी उनके प्रतिनिधियों ने ही इनका चुनाव किया था। ठीक है, तो प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा हुआ था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आंसर बी। पांचवा क्वेश्चन आता है कि अंतिम रूप से पारित संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मूल रूप से संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे। जब भारत का विभाजन हो गया तो उसमें 299 मेंबर्स रह गए थे, और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अंतिम रूप से बनकर तैयार हो गया और उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो उस समय वहां पर यहाँ ये जो पूछना चाहता है वो यही पूछना चाहता है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, उसे हमने आत्मसमर्पित किया, तो उस समय उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है 299, 284, 389, 399। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा 284। 284 उस समय संविधान सभा के मेंबर्स उपस्थित थे और इन 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से पारित जो संविधान था उस पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा में कांग्रेस की सीटें कितनी प्रतिशत थी? अब जो संविधान सभा थी मैंने उसमें बताया आपको कि प्रांतों से भी प्रतिनिधि लिए गए थे और देशी रियासतों से भी, और उस समय भी 2-3 पार्टियां थी। हमारी कांग्रेस मेन पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, ठीक है, मुस्लिम लीग भी थी, तो काफ़ी सारी पार्टी थी, और इन पार्टीज़ के जो उम्मीदवार थे उन्हीं को एज अ प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी की सीटें कितने प्रतिशत थी? 10%, 82%, 30% या 100%? तो हमारा आंसर होगा इसमें 82%। 82% हमारी संविधान सभा में कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल थे। तो आंसर क्या होगा? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह प्रावधान जो बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। आरक्षण संबंधी प्रावधान, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान, नागरिकता संबंधी प्रावधान या संघात्मक शासन संबंधी प्रावधान। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि संविधान का वो प्रावधान यानी जो उसमें शामिल किए गए थे अनुच्छेद विषय, उसमें वो कौन सा विषय था जो बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया, यानी जिस पर सभी पूरे संविधान सभा के सभी सदस्य पूर्ण सहमति उन्होंने अपनी दी थी। कोई वाद विवाद नहीं था, कोई मतभेद नहीं था, और सबने उस बात को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बहस के उसे स्वीकार कर लिया। मैंने आपको बताया था कि संविधान जब बन रहा था तो उसके एक एक पहलू पर घंटों घंटों कई कई दिन तक बहस होती थी। ठीक है, 166 दिन तक इसकी बैठकें हुई और हर पहलू पर लंबी लंबी वार्ताएं चली थी, लंबी लंबी चर्चाएं चली थी, पक्ष विपक्ष रखे गए थे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा प्रावधान था जिस पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को कोई मतभेद नहीं था, और सब ने उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया। ये हमारा प्रावधान था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान, यानी जिसका मतलब था कि सभी स्वतंत्र भारत में सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, स्थान के भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होगा। सभी को अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। तो ये प्रावधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान कहलाता है, जिस पर बिना किसी वाद विवाद के इस प्रावधान को लागू, इसको संविधान में शामिल कर लिया गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी। 8वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की कुल कितनी समितियां थी? 6, 7, 8 या 9 समितियां यानी कमेटीज। संविधान सभा का जब गठन हो रहा था तो उसके अलग अलग विषयों पर विचर्चा करने के लिए अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी और उसमें अलग अलग मेंबर्स थे। जैसे कि आपको सब जानते ही, एक झंडा समिति थी, प्रारूप समिति थी, है ना, जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति पर बी आर अम्बेडकर ने और बाकी के सदस्यों ने जो है उसका खाका तैयार किया था संविधान का। तो इसी तरीके से अलग अलग पहलू पर विचार करने के लिए संविधान सभा में समितियां बनाई गई थी। तो ऐसी कुल समितियां थी 8। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, संविधान सभा की कुल 8 समितियां थी। संविधान सभा की बैठक कुल कितने दिन हुई?
संविधान सभा की बैठक यानी अधिवेशन, अधिवेशन यानी मीटिंग्स। तो संविधान सभा की मीटिंग्स कुल कितने दिन हुई, यानी संविधान सभा के सदस्य कितने दिन टोटल उन्होंने अपनी मीटिंग की, आपस में चर्चाएं की और बैठे। ऑप्शंस हैं 250, 166, 240 या 140। तो मैंने जैसे अभी आपको ऊपर भी बताया था, संविधान सभा की बैठक यानी उसके मीटिंग्स जो है कुल 166 दिन तक हुई थी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आंसर बी। 10वां क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना के रूप में किसे स्वीकार किया गया? उद्देश्य का प्रस्ताव, नेहरू जी के भाषण को, गांधी जी के भाषण को, या इनमें से कोई नहीं। प्रस्तावना यानी हमारी प्रिम्बल, जिसे हम अपने संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं। ये प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारे संविधान के माध्यम से हम किन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रस्तावना थी, इसको किसे स्वीकार किया गया, प्रस्तावना के रूप में किसे स्वीकार किया गया? ऐसी 4 चीजें थी। देखो, एक तो था हमारा उद्देश्य का प्रस्ताव, जो कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा था और जिसे 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? उद्देश्य का प्रस्ताव। ठीक है, जिसे हमने प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया। तो आंसर होगा आंसर ए। 11वां क्वेश्चन है, उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा और कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए सरदार पटेल 12 दिसंबर 1950, पंडित नेहरू 13 दिसंबर 1946, गांधी जी 28 दिसंबर 1947 या सरदार पटेल 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य का प्रस्ताव यानी उद्देश्य का प्रस्ताव, जिसे हमने 22 जनवरी 1947 को अपनी प्रस्तावना यानी प्रिम्बल के रूप में एक्सेप्ट किया था, ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आंसर बी। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस जो कि कथन और कारण पर आधारित हैं और ये इस बार के एक न्यू क्वेश्चंस हैं। इसमें आप लोगों को एक कथन यानी एक स्टेटमेंट दी हुई होगी और एक उसका कारण दिया होगा और आपको बताना है कि क्या कथन और कारण दोनों सही हैं या नहीं है, और अगर सही है तो क्या कारण जो है वो कथन को की सही व्याख्या करता है, जो रीज़न दिया गया क्या वो स्टेटमेंट की असर्शन की सही व्याख्या करता है या नहीं। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ए होता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन यानी रीज़न की सही व्याख्या करता है, सही उसको एक्सप्लेन करता है। बी ऑप्शन होता है कि स्टेटमेंट और रीज़न दोनों सही हैं लेकिन कारण स्टेटमेंट की सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन होता है कथन गलत है लेकिन कारण सही है, और डी होता है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कथन है यानी स्टेटमेंट दी गई है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। कारण, इसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। अब हम देखते हैं कथन भी इसका सही है, स्टेटमेंट सही दी हुई है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है, और कारण भी सही है क्योंकि हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन इसका विश्व का सबसे लंबा संविधान है हमारा संविधान, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि ये इसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, इसका कारण ये है कि हमारे संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे भाग हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। तो इस तरह हमारा संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है क्योंकि हमने उसमें एक एक बात को, एक एक पहलू को विस्तार से लिखा गया। हर चीज़ को हमने जितनी भी पॉसिबल थी उस समय वो अपने अनुच्छेदों में शामिल किया, और साथ ही क्या संभावनाएं आगे हो सकती हैं उनको भी हमने उस अपने संविधान में शामिल किया था। तो इस कारण हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। तो हम देखते हैं कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन आता है कथन, भारत के संविधान को उधार का संविधान या थैला कहा जाता है। रीजन, संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधान से अनेक प्रावधानों को लिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारे देश के संविधान को काफ़ी विचारक जो हैं वो उधार का संविधान या थैला, उधार का थैला कहते हैं। रीज़न भी सही है क्योंकि हमारे जो
संविधान निर्माता थे, उन्होंने उस समय जितने भी सफल संविधान थे, जितने भी देश के संविधान थे, उन सभी संविधानों का व्याख्या करी, उन सभी संविधानों को रीड किया, और जो भी प्रावधान हमारे देश के हिसाब से, हमारे देश की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अनुकूल बैठते थे, उसके अकॉर्डिंग सही बैठते थे, उसको उन्होंने अपने संविधान में शामिल कर लिया। जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ते तो आपको बहुत सारी चीज़ दिखाई देंगी कि हमने कोई चीज़ कहीं से ली है और कोई कहीं से ली है। जैसे नीति निर्देशकता तो हमने आयरलैंड से लिए हैं, तो कानून का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। न्यायिक पुनर्वलोकन हमने अमेरिका से लिया है, मौलिक कर्तव्य हमने यूएसएसआर से लिए हैं। तो इस तरह हमने बहुत सारे देशों के संविधानों को रीड किया, और वहाँ जो भी कुछ हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल था उसको अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो स्टेटमेंट भी सही है कि भारत के संविधान को उधार का संविधान या थैला कहा जाता है, और इसका रीज़न भी सही है कि संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों से अनेक प्रावधानों को लिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया। कानून के शासन का क्या अर्थ होता है बच्चों, कि यानी कानून की नज़र में सभी एक समान है, ना तो कोई उच्च पोस्ट का व्यक्ति हो, चाहे कोई निम्न पोस्ट का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, अगर उन्होंने समान अपराध किया है तो उनको समान दंड दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। तो कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान है, उसे हम कहते हैं कानून का शासन। हमने ये प्रावधान कहाँ से लिया? फ्रांस से, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से, या आयरलैंड से? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ब्रिटेन, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की सत्ता का स्रोत कौन है? यानी सरकार को जो सत्ता यानी पावर देता है उसका सोर्स कौन है? कौन देता है हमारी सरकार को पावर? तो इसमें ऑप्शन है संसद, संविधान, जनता या न्यायपालिका। तो हम इसका सही आंसर होगा जनता। हमारे देश की सरकार को पावर जो है वो जनता के द्वारा दी गई है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हें अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देती है। अगर ये सरकार जनहित में कार्य नहीं करती तो अगले चुनावों में जनता उसको हटाकर किसी दूसरे को जो है सरकार बना देती है। तो इस प्रकार सरकार की पावर का स्रोत कौन है? जनता। जनता ही उसे पावर देती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान हमने कहाँ से लिया? अवशिष्ट शक्तियों का मीनिंग है कि जब हमारे देश के जब संविधान निर्माता हमारे देश का संविधान बना रहे थे तो उन्होंने उस समय जितनी भी पॉसिबल परिस्थितियां थी उसके अकॉर्डिंग शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर दिया। लेकिन साथ में उन्होंने ये पॉसिबिलिटी भी देखी कि हो सकता है आगे भविष्य में कोई ऐसा विषय पैदा हो जाए, क्रिएट हो जाए, जो आज नहीं है लेकिन आगे हो जाए, तो उस पर कौन कानून बनाएगा? और ऐसी शक्तियों को कहा गया अवशिष्ट शक्तियां, यानी जो भविष्य में कभी हो सकती है, आज नहीं है ऐसे विषय लेकिन वो भविष्य में ऐसे मामले हो सकते हैं। तो ऐसे विषयों पर कौन कानून बनाएगा? इसका प्रावधान भी हमारे संविधान में कर दिया गया। और ये प्रावधान हमने किस देश से लिया? फ्रांस से, अमेरिका से, कनाडा से या ब्रिटेन से? तो हमारा आंसर क्या होगा? कनाडा, यानी आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? न्यायिक पुनर्वलोकन का मीनिंग होता है न्याय की फिर से जांच। हमारी न्यायपालिका खासकर सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो समय समय पर संविधान की व्याख्या करे, या जब भी जैसी डिमांड हो वो संविधान की व्याख्या करे, और साथ में ये भी देखे कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा बनाए जो नियम बनाए जा रहे हैं, कानूनों को लागू किया जा रहा है, सरकार जो भी पॉलिसीज बना रही है, कहीं वो संविधान के अगेंस्ट तो नहीं है, संविधान के खिलाफ तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो वो ऐसे कानूनों को, नियमों को, नीतियों को रद्द कर देता है। इसी को हम कहते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन, यानी न्याय की फिर से जांच। ये प्रावधान हमने कौन से देश से लिया? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या फ्रांस? तो हमने न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान अमेरिका से लिया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? जैसा कि आप लोगों को पता है नीति निर्देशक तत्व क्या है बच्चों? राज्यों को दिए गए निर्देश हैं जिसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। ये राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि भाई जब भी तुम अपने कानून और नीतियां बनाओ तो इन निर्देशों को ध्यान में रखो। हालांकि ये जो निर्देश हैं ये वाद योग्य नहीं है, यानी अगर सरकार, राज्य जो है अपनी नीति बनाते समय इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखती है तो हम सुप्रीम कोर्ट का या न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते।
ठीक है, क्योंकि उसमें साफ कहा गया है कि जब देश के संसाधन इतने हो जाएं कि वो इन्हें अपने नियमों में शामिल कर सके, नीतियों में शामिल कर सके, तो राज्य को इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना। ऑप्शन है फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड या ब्रिटेन। तो हम देखते हैं हमने नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए? आयरलैंड से। तो ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान के अंतर्गत वह कौन सा मौलिक अधिकार था जो अब एक कानूनी अधिकार है? यानी हमने मूल संविधान में वो कौन सा अधिकार है जिसे हमने मूल संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया था, लेकिन बाद में हमने उसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में उसे रख दिया गया है। का समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार? हमारा इसमें से ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, यानी आंसर सी। संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन हमने इसको बाद में अब ये सिर्फ अब एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब ये हमारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा, एक व्यक्ति का शासन या इनमें से कोई नहीं? संघात्मक शासन का अर्थ होता है बच्चों जहां पे शक्तियां बटी होती है। जहां शक्तियां बटी होती है, शासन के बहुत सारे स्तर होते हैं, खासकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियां बटी होती हैं। ठीक है, हम अपने देश में देखें तो हमारे देश में शासन के 3 स्तर हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, जिनके बीच में पावर्स को बांट दिया गया है, उनके बीच में विषयों का बंटवारा कर दिया गया है। और ये तीनों ही स्वशासन जो है अपने अपने संबंधित जो संविधान में उनको पावर्स दी गई है, केवल उन्हीं के विषय में ही कानून नियम बना सकते हैं। ठीक है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है? शक्तियों का बंटवारा। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी।